हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जेक्ट बायोलॉजी। बच्चों, ये बायोलॉजी साइंस में जो बायोलॉजी पोर्शन है उसमें 5th चैप्टर आता है आपका वाई डू वी फॉल इन, और साइंस की बुक में ये आपका चैप्टर 13 है वाई डू वी फॉल इन। आज हम आपको चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इन को एक्सप्लेन कराएंगे। आपके सामने एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसमें आप देख रहे होंगे हेल्थ और डिजीज़ के बारे में दिया गया है। बच्चों, इस चैप्टर में आपको हेल्थ और डिज़ीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा। भाई, हमारा स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, हमारी डिज़ीज़, हमें कौन कौन सी डिज़ीज़ हो सकती हैं, डिज़ीज़ के टाइप्स क्या हैं और किन के द्वारा डिज़ीज़ होती है, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको टॉपिक पढ़ाते हैं हेल्थ, कि भाई हेल्थ जो है वो है क्या। हेल्थ एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन अपने ही शब्दों में ये बहुत बड़ा है। कैसे? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। भाई, जो हेल्थ है वो एक ऐसी अवस्था है जो फिजिकल यानी कि भौतिक अवस्था उसकी, मेंटल मानसिक अवस्था, और सोशल यानी कि सामाजिक, यानी कि कोई भी मनुष्य इन तीनों रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तभी उसकी जो हेल्थ है वो स्वस्थ रहेगी। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब कोई हेल्थ जो है वो एक ऐसी अवस्था है जो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल यानी कि उस वो तीनों ही रूप से स्वस्थ हो। हेल्थी बॉडी विद ए हेल्थी माइंड एंड हेल्थी एटीट्यूड इज रिफर्ड टू ए गुड हेल्थ। भाई, आप सभी ने सुना होगा कि जो स्वस्थ मस्तिष्क होता है वो स्वस्थ शरीर में ही वास करता है। सुना है ना? तो ये जो है भाई, जब आप अपनी बॉडी से स्वस्थ रहोगे तो आपकी बॉडी में दिमाग भी, जो आपका ब्रेन है, माइंड है, वो भी आपका हेल्थी रहेगा। ठीक है? तो जो हेल्थ है, अगर हम हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हेल्थ क्या होगी? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आगे आता है सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। भाई, हेल्थ की क्या सिग्निफिकेंस है? गुड हेल्थी मेक्स ए मैन हैप्पी। भाई, जब अच्छा स्वास्थ्य होगा तो मनुष्य खुश रहेगा, चीयर करेगा। इट मेक्स लिविंग ए जॉयफुल एक्सपीरियंस, और जो उसकी लाइफ है उसे बहुत इंजॉयमेंट से, बहुत खुशहाल जिएगा। ठीक है? बनाने की कोशिश करेगा। इट इंक्रीज आवर एफिशिएंसी फॉर डूइंग वर्क, और जो उसकी काम करने की जो क्षमता है वो भी उसकी इंक्रीज होगी अगर वो हेल्थी रहेगा तो। हेल्थी मतलब तीनों रूप से, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। नेक्स्ट आता है डिजीज। बट डिजीज का मतलब क्या है? कि बीमारियां। अब यहाँ तक तो आपने पढ़ा हेल्थ होती क्या है, आगे आप पढ़ोगे डिजीज। डिजीज के बारे में, भाई डिजीज क्या है? डिजीज, इट इज ए स्टेट ऑफ अब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट और डिसअरेंजमेंट ऑफ इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी। ए डिजीज फ्री पर्सन कैन बी हेल्थी। भाई, डिजीज एक वो अवस्था है जब हम अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते, हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी ऑर्गन या किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो डिजीज़ की कैटेगरी में आती है। और एक डिजीज़ फ्री पर्सन एक हेल्थी पर्सन होता है, यानी कि डिजीज़ फ्री मतलब उसमें कोई भी बीमारी नहीं है, तो वो कैसा होगा? एक स्वस्थ मनुष्य होगा। अब जो हमारी हेल्थ होती है वो टू टाइप्स की होती है। कैसी? एक होती है पर्सनल हेल्थ, एक होती है कम्युनिटी हेल्थ। भाई, जो हमारी पर्सनल हेल्थ है, इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। भाई, पर्सनल हेल्थ क्या है? पर्सनल हेल्थ एक वो अवस्था है जब हम पूर्ण रूप से फिजिकल रूप से स्वस्थ हो, मेंटल रूप से यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो, और सोशल वेलबींग यानी कि सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, तभी हमारी जो पर्सनल हेल्थ है वो स्वस्थ रहेगी। पर्सनल हेल्थ में हमारे ये तीनों आते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। आगे आता है कम्युनिटी हेल्थ।
इट इज़ ए मेंटेनेंस ऑफ प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल बीइंग ऑफ हेल्थ ऑफ द होल कम्युनिटी। मतलब भाई ये एक वो कम्युनिटी है जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है, समय समय पर हमें परिवर्तन देती है, हमारे पूर्ण रूप से हमारे स्वास्थ्य के बारे में हमें प्रोटेक्शन देती है। मतलब ये हम पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें, हेल्थी रहें, वो कम्युनिटी हेल्थ में आती है। यानी कि उसमें सारी चीज़ें आ जाती है, आपकी फिजिकल, मेंटल, सोशल, और जो हमारे इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास के हम किस वातावरण में रह रहे हैं, कहाँ पर, उन सबको जोड़कर हमारी क्या बनती है, कम्युनिटी हेल्थ बनती है। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ डिजीज। ह्यूमन हेल्थ इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स, कॉजेज और सोर्सेज। दीज फैक्टर्स आर फॉलोइंग टाइप्स। भाई जो ह्यूमन हेल्थ है, जो मनुष्य का स्वास्थ्य है, उस पर अफेक्ट डालते हैं वेरियस फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। और वो फैक्टर्स है किस किस टाइप के, वो है आगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका इंट्रांसिक और इंटरनल फैक्टर, ठीक है। इंट्रांसिक और इंटरनल फैक्टर्स। भाई इंट्रांसिक और इंटरनल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है उनमें होने वाली जो बीमारियां हैं, जो डिजीज है, वो इसके अंडर आती हैं, ठीक है। इंट्रांसिक यानी कि इंटरनल, इंटरनल मतलब आंतरिक। दीज डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स विच एग्जिस्ट विद इन द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड इंट्रांसिक फैक्टर। यानी कि ये वो बीमारियां हैं, यानी कि वो फैक्टर्स हैं, बीमारियों के वो फैक्टर्स हैं जो हमारी, जो ह्यूमन बॉडी की जो इंटरनल बॉडी होती है अंदर से, ठीक है, जो आंतरिक संरचना होती है, यानी कि जो उसके अपने अंदर होते हैं बॉडी में, वो होते हैं ये बीमारी पैदा करने वाले, ठीक है। इंट्रांसिक फैक्टर वो होते हैं जो कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैसे? फर्स्ट, जेनेटिक डिसऑर्डर। भाई जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो बच्चों को अपने माता पिता से मिलता है। यानी कि किसी भी बच्चे में या ह्यूमन बींग्स में अगर वो अपने मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो इसका मतलब है उसके जेनेटिक डिसऑर्डर डिसबैलेंस है। अब उसमें बाहर का इन्वायरमेंट तो कोई योगदान रहा नहीं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब है कि उसकी अपनी बॉडी के जो ऑर्डर्स हैं, जो जेनेटिक है, जो कि आनुवंशिक हैं, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम है। आया समझ में? तो ये हो गए इंटरनल यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर। आगे आता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। भाई हार्मोनल यानी कि आपको पता है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें हार्मोन्स निकलते रहते हैं अलग अलग बॉडी ऑर्गन से, और जब वो उनका डिसबैलेंस हो जाता है तो वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होता है। ये यानी कि ये भी आपकी बॉडी के अंदर हुआ, ठीक है। आगे माल फंक्शनिंग ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स सच एज हार्ट, किडनी, लीवर एक्सेट्रा। भाई जब जो आपकी बॉडी में जो हार्ट होती है, किडनी होते हैं, लीवर होते हैं, जब ये अपना वर्क ठीक से नहीं कर पाते हैं, इनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये भी आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हुए, ठीक है। आगे आता है माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, जैसे कि एलर्जी। भाई ये भी आपके एलर्जी जो है ये भी आपकी बॉडी से मिलती है, यानी कि जो इंटरनल यानी कि आपकी बॉडी में ही जो प्रेजेंट होंगे वो आपके इंट्रांसिक और इंटरनल फैक्टर्स होंगे, ठीक है। आगे आता है एक्सट्रांसिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स। भाई एक्सट्रांसिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स जस्ट इसके अपोजिट होते हैं, यानी कि वो तो अंदर थे और ये बाहर से आने वाले होते हैं, ठीक है। कैसे? द डिजीज कोजिंग एक्सटर्नल एजेंट विच एंटर द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ये डिजीज कोजिंग एजेंट वो होते हैं जो कि एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, जो कि क्या कहलाते हैं, एक्सट्रांसिक या इंटरनल फैक्टर्स। कैसे? फर्स्ट पॉइंट, अनबैलेंस्ड डाइट। अनबैलेंस्ड डाइट मतलब जब आप संपूर्ण आहार नहीं लोगे, यानी कि जो आपकी डाइट है उसमें आप सब पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं लोगे, तो आपकी बॉडी में किसी ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम होगी। जैसे विटामिन की कमी आ जाती है, ठीक है, एनर्जी की कमी आ जाती है, ये सब चीज़ें की मतलब आपको कमी होगी। तो ये क्या हुए, बाहर से आने वाले हुए, ठीक है। आगे
डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, भाई कुछ डिजीज कोजिंग होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे, जैसे वायरसेस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ, वोर्म एक्सेट्रा, इन सब के द्वारा होती है जो बीमारियाँ। ठीक है, ये भी बाहर से आने वाले एजेंट हुए। आगे कुछ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स होते हैं, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसमें जो होने वाले पोल्यूटेंट्स हैं उनके द्वारा होने वाली बीमारियाँ। नंबर 4, टबैको, अल्कोहल एंड नार्कोटिक ड्रग्स। और भाई जो लोग अल्कोहल, टबैको, तंबाकू या कुछ ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो उनकी जो बॉडी ऑर्गन होते हैं उनमें कुछ बीमारियां हो जाती हैं। वो भी आपकी क्या हुए, एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि बाहर से आने वाले एजेंट के द्वारा ही वो अफेक्ट हुई हैं। ठीक है, आगे आता है टाइप्स ऑफ डिजीज़। भाई डिजीज़ के कितने टाइप्स होते हैं। द ह्यूमन डिजीज़ आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग 4 ग्रुप्स। भाई जो ह्यूमन में जो होने वाली डिजीज़ हैं उन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट एक्यूट डिजीज़, सेकंड क्रोनिक डिजीज़, थर्ड कॉग्निशियल डिजीज़ और फोर्थ एक्वायर्ड डिजीज़। तो एक्यूट डिजीज़ कौन सी है, डिजीज़ आर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग एक्यूट when their symptoms are quickly visible in the body, example common cold। भाई जैसे कि ये वो बीमारियां हैं जिनके सिम्टम्स यानी कि जिनके लक्षण बहुत जल्दी ही हमें नज़र आ जाते हैं बॉडी में, जैसे कि कॉमन कोल्ड, वो एक्यूट डिजीज़ में आता है। नेक्स्ट, जो एक्यूट डिजीज़ होती है ना वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है, यानी कि कम समय के लिए, कम समय में ही वो अपने जो सिम्टम्स है वो दिखा देती है। नेक्स्ट आता है क्रोनिक डिजीज। दीज डिजीज these types of disease are long term with the symptoms lasting for month or years। भाई ये वो टाइप मतलब ये वो डिजीज़ है जो कि बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, जिसके सिम्टम्स जो हैं सामने आने में महीने लग जाएं, साल लग जाएं, या इतना समय लगता है इनके सिम्टम्स को सामने आने में। और कुछ डिजीज़ क्रोनिक डिजीज़ मतलब, और वो क्रोनिक डिजीज़ कहलाती है कैसी, जैसे कि एड्स है, कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सब क्रोनिक डिजीज़ में आती हैं। नेक्स्ट आता है कॉग्निशियल डिजीज़। भाई ये कौन सी है डिजीज़ होती है, दीज डिजीज़ आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, यानी कि ये वो बीमारियां होती हैं जो जन्म से ही पैदा हो जाती हैं बच्चे में। दे आर कज्ड ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़। और ये किनको कहा जा सकता है, भाई जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होती है यानी कि अनुवांशिक कमियां जो होती हैं ना वो आपकी कॉग्निशियल डिजीज़ में आती हैं, जिसमें कोई भी बॉडी ऑर्गन्स में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है वो आपकी इसी में आएंगी। कुछ में हार्मोनल डिजीज़ भी आती है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़, कोई मानसिक रूप से एबनॉर्मल है, तो ये सब चीज़ें इसमें आएंगी कॉग्निशियल डिजीज़ में। नेक्स्ट आता है एक्वायर्ड डिजीज़। दीज डिजीज़ आर दोज विच डेवलप आफ्टर बर्थ। और जो एक्वायर्ड डिजीज़ होती हैं ये जन्म के बाद डेवलप होती हैं, यानी कि जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद डेवलप होंगी। एक्वायर्ड डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। भाई जो एक्वायर्ड डिजीज़ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़, और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। जो कम्युनिकेबल होती है उसको इन्फेक्शियस कहा जाता है, जो नॉन कम्युनिकेबल होती है उसको नॉन इन्फेक्शियस कहा जाता है। मतलब जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो इन्फेक्शन के द्वारा होती है, और जो नॉन कम्युनिकेबल होती है वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। ठीक है, आगे आता है इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़। फर्स्ट पॉइंट है दे आर कज्ड बाय अटैक ऑफ पैथोजेंस। भाई ये जो बीमारियां होती हैं ये पैथोजन के अटैक्स के द्वारा होती हैं, जब वो आक्रमण करते हैं तब। द डिजीज़ आर ब्रोट अबाउट बाय एक्सट्रांसिक और एक्सटर्नल फैक्टर। और ये जो बीमारियां होती हैं एक्सट्रांसिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा होती हैं, मतलब जो बाहर से आने वाले फैक्टर्स हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट, इन्फेक्शियस डिजीज़ कैन पास फ्रॉम डिजीज़ पर्सन टू हेल्थी पर्सन। भाई जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, मतलब इन्फेक्शियस का मतलब इन्फेक्शन के द्वारा होती है। ठीक है, यानी कि जिस पर्सन को, जो अनहेल्थी पर्सन है उससे किसी अदर पर्सन को भी ये लग सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन
अकर्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। भाई ट्रांसमिशन जो होता है इन्फेक्शन का वो किसके द्वारा होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है। और कुछ माध्यम होते हैं, सब मीडियम होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि एयर, वाटर, वेक्टर्स एक्सेट्रा। आगे, कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। भाई कुछ कम्युनिटी हाइजेनिक के द्वारा भी होती हैं इन्फेक्शियस डिजीज। कैसी? जैसे कि कोल्ड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फर्स्ट पॉइंट, दे आर कज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन लिविंग पैथोजन। भाई ये जो होती हैं, इनमें जो होती है ये लिविंग पैथोजेंस के द्वारा होते हैं। इनमें जो फैक्टर्स होते हैं वो लिविंग पैथोजन होते हैं। ठीक है, आगे, दे डिजीज आर मोस्टली ब्रोट बाय इंट्रांसिक और इंटरनल फैक्टर्स। भाई इसके अधिकतर जो होती है ये एक्सट्रांसिक और इंटरनल फैक्टर्स के द्वारा होती है, यानी कि जो हमारी बॉडी के आंतरिक संरचना है, जो हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा होती है। यानी कि इसके जो जो हमारी बॉडी में जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि कोई ऑर्गन डैमेज होता है, ये सब चीज़ें इसी में, यानी कि इंटरनल फैक्टर्स में हमारे इंटरनल बॉडी के ही आएंगे। जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर होना, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना, तो ये सब आपके नॉन इन्फेक्शियस में आएंगे। ठीक है, इंट्रांसिक और इंटरनल फैक्टर्स का मतलब ये है। आगे आता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैन नॉट पास। भाई जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, जब वो इन्फेक्शन से होगी ही नहीं तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लगने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आगे, ट्रांसमिशन इज अब्सेंट होता है। आगे, कम्युनिटी हाइजीन इज इन इफेक्टिव। भाई कम्युनिटी हाइजीन जो है इसमें इन इफेक्टिव है इन रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। क्यों? क्योंकि ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, गोइटर है, तो इनमें इन्फेक्शन का कोई भी रोल नहीं आता। तो ये आपकी इन्फेक्शियस डिजीज होती है। और फिर ये आगे आपकी बी पॉइंट में नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि ए वाली आपकी इन्फेक्शन से होंगी और बी वाली आपकी नॉन इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन का कोई रीज़न, कोई रोल नहीं है इसमें। आगे आता है मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शस डिजीज। भाई इन्फेक्शस डिजीज यानी कि जो फैलने वाली बीमारियां हैं वो कैसे फैलती है, किसके द्वारा फैल रही है? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले एयरबोर्न डिजीज। भाई वायु के द्वारा, हवा के द्वारा। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड। भाई जैसे कॉमन कोल्ड है, निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलती हैं। और किस उसमें? एयर के द्वारा। ठीक है, वो आगे आता है वाटर बोर्न डिजीज। वाटर बोर्न डिजीज में क्या होता है? कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि कोलेरा इन्फेक्शियस डिजीज कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू वाटर। भाई कुछ बीमारियां जैसे कि कोलेरा है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, जो किसके द्वारा होती है? यानी कि जो हम गंदा पानी पी लेते हैं उनके द्वारा होती है। ठीक है, आगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे कि एग्जाम्पल है साइफिल्स एंड एड्स। भाई ये दो बीमारियां ऐसी हैं जो कि एग्जाम्पल में सिर्फ दो लिखी हुई हैं, और होती और भी है। ठीक है, दोनों ही पैथोजेंस के द्वारा होती हैं और आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। भाई ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा होती है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को। ठीक है, हाउ एवर सच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये वास्तव में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, आर नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये जो हम सामान्य रूप से हाथ मिलाते हैं या इन सब से ये नहीं होती। ठीक है, यानी कि कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट से ये बीमारियां नहीं फैलेंगी। किससे होती है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू वेक्टर्स। भाई वेक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप वेक्टर्स समझिए कि वेक्टर्स होता क्या है। ठीक है, वेक्टर्स के द्वारा होने वाली बीमारियां आती हैं इसमें। अब वेक्टर्स होता क्या है? भाई कुछ बीमारी, देखो मैनी एनिमल्स विच लाइव विद अस मे कैरी डिजीज। भाई कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कुछ डिजीज को कैरी करते हैं, बीमारियां हो जाती हैं उनमें। और दीज एनिमल्स कैन ट्रांसफर इन्फेक्शन एजेंट। और वो एनिमल्स जो होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं इन्फेक्टिंग एजेंट को, यानी कि एक सिक पर्सन से दूसरे, मतलब उसके होस्ट पर। ठीक है, दस दीज एनिमल्स एक्ट एज
इंटरमीडिएट्स और वेक्टर्स, भाई जो यानी कि वो जो एनिमल्स है उसके अंदर जो भी कीटाणु है वो सब वेक्टर्स का काम करेंगे वहाँ पे, और वहाँ से वो हमारी जो भी वेक्टर्स आर कैरीज ऑफ ए डिजीज और इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शंस के द्वारा फिर इन्फेक्शन के द्वारा फैल जाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि मॉस्किटो आर वेक्टर, मॉस्किटो क्या है, वेक्टर है ऑफ ए डिजीज, कौन सी डिजीज का, मलेरिया का। कैसे, भाई किसी मनुष्य को मलेरिया हो रहा है, ठीक है, और जो मलेरिया हो रहा है वो मलेरिया से इन्फेक्टेड पर्सन है कोई भी। अब कोई मॉस्किटो आया, उसने उसे काटा और काट के वो उड़ गया, ठीक, जो उसकी बॉडी में यानी कि जो मलेरिया वाला जो पर्सन है उसकी बॉडी में जो मलेरिया के जो भी उसके अंदर प्लाज्मोडियम की जो छोटी छोटी सेल्स उसने उसके ब्लड्स के द्वारा ली है उस मच्छर ने, मॉस्किटो ने, अब वो ही मॉस्किटो किसी दूसरे एनिमल्स को, किसी दूसरे ह्यूमन बींग्स को काटता है, तो वो वहां से लेकर वहां पर जैसे ही छोड़ता है, तो जो चीज छोड़ी गई है वो वेक्टर्स होती है, ठीक है, और इसमें वेक्टर्स का काम मॉस्किटो कर रहा है, ठीक है, यानी कि एक जगह से लिया और दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया, तो ये होता है वेक्टर्स। आगे आता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, भाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जब हम इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में जाते हैं, जैसे कि एड्स। आगे सेकंड कॉन्टैक्ट विद सोयल, सोयल के कॉन्टैक्ट में, भाई मिट्टी से भी होने वाली बहुत सी बीमारियां होती हैं। आगे एनिमल बाइट्स, भाई जब कोई भी एनिमल्स होता है काट लेता है उसके कॉन्टैक्ट में जाना, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होती है। आगे आता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसा होता है, भाई थ्रू वेक्टर्स, वेक्टर्स के द्वारा होता है, ठीक है, थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड, यानी कि जब हम जो इन्फेक्टेड फूड होता है उसको खा लेते हैं या पानी पी लेते हैं। एयर ट्रांसमिटेड डिजीज़, कुछ एयर के द्वारा होने वाली बीमारियां होती हैं। कुछ फॉर्माइट्स बोर्ड, यानी कि कुछ जो आपकी जैसे गिलहरी वगैरह होती है उनसे उनसे होने वाली बीमारियां, ठीक है। आगे आता है डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स एंड साइंस, भाई देखो मतलब दोनों का एक ही होता है, सिम्टम्स का और साइन का, दोनों का मतलब होता है लक्षण होता है, ठीक है, कुछ बाद में दिखाई देते हैं कुछ पहले दिखाई देते हैं, वो सब चीजें इसमें लिखी हुई है। पहले क्या है, दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज, भाई ये जब कोई भी बीमारी होती है ये तब हमें इंडिकेट हो जाते हैं जब वो बीमारी शुरू होती है। आगे साइन, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज, जब कोई भी पर्टिकुलर डिजीज होती है, ठीक है, तब उसकी प्रेजेंस में हमें ये साइन दिखाई देते हैं। आया समझ में। आगे सिम्टम्स आर ए कलेक्टिव इंडिकेशन ऑफ ए नंबर ऑफ डिजीज इन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ऑर्गन, भाई किसी भी बीमारी हमारी बॉडी में कोई भी एक ऑर्गन है, पर्टिकुलर पार्ट है या ऑर्गन है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसमें कोई भी डिजीज होती है, तो उसके सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, उसके उसको हम क्या बोलेंगे, सिम्टम्स बोलेंगे, ठीक है। आगे दे आर डिस्टिंक्ट फॉर डिफरेंट डिजीज, और भाई ये हर बीमारी के लिए साइन में हर बीमारी के लिए डिफरेंट डिजीज के लिए डिफरेंट दिखाई देते हैं साइंस, साइन मतलब। आगे आता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, एन एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट्स मैनी सेल्स टू द अफेक्टेड टिश्यू टू डिस्ट्रॉय द डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स, मतलब इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है ये एक एक्टिव इम्यून सिस्टम होता है जो कि जो भी ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है उन टिश्यूज़ को जो कि माइक्रोब से होने वाली डिजीज़ है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। सच ए रिक्वायरमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इन्फ्लेमेशन कहा जाता है, मतलब ये एक एक्टिव इम्यून सिस्टम है जो कि हमें मतलब जो कि क्या करता है, बीमारी से बचाने के लिए काम करता है। ये एक टिश्यू पर, ये मतलब जिस ऑर्गन में या जिस पार्ट में बीमारी होती है उस टिश्यू को अफेक्ट करता है और वहाँ से उन माइक्रोब्स को, डिजीज़ के जो माइक्रोब्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है ये प्रोसेस, ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। हाउ टू किल माइक्रोब्स, भाई माइक्रोब्स को कैसे मारा जा सकता है उसके बारे में है, ठीक है।
मैं इसमें बहुत छोटा सा बताऊँ क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, फिर भी आप सुन लीजिए। जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं उनको दो तरीके से मारा जाता है, ठीक है। एक तो मेडिसिन्स के द्वारा मारा जाता है माइक्रोब्स को, और एक जो है कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और उनको ये किल कर देते हैं। बस इतना ही ज़्यादा है, इसमें कुछ नहीं आता। आगे आ जाइए। वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? एन इम्यून रेस्पॉन्स कैन ऑल्सो बी ट्रिगर्ड आर्टिफिशियली। दिस इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ एंटीजन्स इनटू द बॉडी। वी कॉल दिस आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी एलोथ। इट इज मोर कॉमनली रिफर्ड टू एज वैक्सीनेशन। भाई लिखा हुआ तो बहुत सारा है, लेकिन वैक्सीनेशन की आप सिर्फ डेफिनेशन देखिए कि वैक्सीनेशन होता क्या है। ठीक, वैक्सीनेशन होता है भाई टीकाकरण। आपने देखा होगा जब आप छोटे होंगे तो आपको इंजेक्शन के रूप में टीका बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि टीका लगना है, ठीक है। तो वो एक प्रोसेस होता है किसी भी बीमारी को, यानी कि हमारे जो फ्यूचर में होने वाली बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए हमें समय समय पर एक इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, जो कि एंटीजेंस होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में उसको एंटर कर दिया जाता है। और वो क्या काम करता है, जो भी जिस बीमारी के लिए वो हमें लगाए जाते हैं वो उसको क्या कर देता है, बिल्कुल मतलब ऐसा कर देता है कि उसमें फिर उसी बीमारी के कोई भी मतलब वो बीमारी हमें नहीं होती, उसके होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा पल्स पोलियो अभियान चलता है, पल्स पोलियो चलता है ना, तो उसमें क्या करते हैं भाई 2 बूंद पिला देते हैं और 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाती है। मतलब ये है कि जो जन्म से लेने वाले बच्चे हैं 5 साल तक के, उनको पल्स पोलियो की 2-2 ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। वो भी एक वैक्सीनेशन ही हुआ, ठीक है। मतलब वो भी एक ऐसा प्रोग्राम ही होता है जिससे हम भविष्य में आने वाली बीमारियां जो होती हैं उन्हें उनका बचाव कर सकते हैं, ठीक है। और वैक्सीनेशन का मतलब यही है भाई इंजेक्शन के द्वारा टीकाकरण, मतलब हिंदी में मीनिंग होता है टीकाकरण। बाकी ये है आगे के जो टॉपिक्स हैं उनमें आपको अलग अलग डिजीज़ दी हुई है कि भाई प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ कौन सी है, वायरस से होने वाली कौन सी है। तो इन सब डिजीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आपको मैंने यहाँ तक हाफ पार्ट इसका एक्सप्लेन हो चुका है। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो आप मुझसे मैसेज में डाल के पूछ सकते हैं, और जो भी कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं। और आपको पता भी होगा कि जो वर्क भेजा जा रहा है वो वेब पोर्टल पर भेजा जा रहा है, ठीक है। तो आप वहाँ से अपने पुराने नोट्स भी देख सकते हैं, जो नई वीडियोस हैं, नए पुरानी वीडियो जो भी है, यानी कि सारा वर्क आपका वेब पोर्टल पर अपलोड हो चुका है। और अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो रह गई है तो वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर अपलोड कर दूँगी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।